एक लिटरेचर का स्टूडेंट नो मैटर कितने ही लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस प्रिपेयर कर ले, ही कैन नेवर कंसिडर हिज प्रिपरेशन इनफ, एंड दैट इज व्हाई टू हेल्प यू आउट फ्रॉम दिस सेक्शन आई हैव कंपाइल्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन of most expected and most repeated literary terms and devices, be it known or be it unknown, जिसको आज के इस वीडियो में हम लोग विद एक्सप्लेनेशन समझेंगे। एंड आई एम डेड श्योर कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को लगा लिया, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू रीअपियर इन योर एग्जाम्स, विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो एंड तक इन क्वेश्चंस को लगाइए, एंड इफ एट ऑल यू लव माई स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड आप इन सेक्शंस को बहुत ही डिटेल में कवर करना चाहते हो, तो ज़रूर से इनको चेकआउट करिएगा। नाउ लेट अस गो एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए एंड कितने क्वेश्चंस गलत हुए। सो लेट्स गो। January 2025 में you have been asked a multiple selection question in relation to a literary device. लिटोट्स का बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट कि कौन से इसमें से करेक्ट बैठेंगे। तो लिटोट्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पर आप एक अफर्मेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करते हो बाय निगेटिंग द ऑपोजिट। मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इफ यू आस्क मी हाउ आर यू डूइंग, तो अगर मैं आपको बोलती हूँ गुड, आई एम डूइंग गुड, तो ये एक अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। बट अगर मैं आपको इसी का आंसर देती हूँ और कहती हूँ कि नॉट बैड, तो क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ या नेगेटिव? ये भी आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। देखो, गुड का उल्टा होता है बैड, लेकिन जब मैंने एक नेगेटिव वर्ड के आगे एक और नेगेटिव वर्ड लगा दिया तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। आपको याद होगा कि हम लोग ने केमिस्ट्री की क्लासेस में ये प्लस माइनस वाली वैलेंसीज को इसी तरीके से बैलेंस करना सीखा था। लिटोट्स में एग्जैक्टली वैसी चीज़ हो रही है, जहाँ पर आप एक पॉजिटिव बात को अफर्मेटिव सेंस में दिखाने की कोशिश करते हो नेगेटिव वर्ड को नेगेट करके। आपसे बोला जाता है ना क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब हुआ कि आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना होता है, जो आप लोग अपने एग्जाम में करते हो। सपोज बोल दिया जाए कि आपको इसमें से नॉट फॉल्स ढूंढने हैं, तो उसका मतलब होगा कि आपको ट्रू स्टेटमेंट ढूंढ कर निकालना है, एंड दिस इज व्हाट लिटोट्स इज ऑल अबाउट। अब आइए हम लोग इन सेंटेंसेस को देखते हैं और छांटते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा। इट कंटेन्स एन अंडरस्टेटमेंट फॉर एम्फेसिस। ये बात बिल्कुल सही है। आपका जो लिटोट्स फिगर्स ऑफ स्पीच है वो हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का एक उल्टा माना जाता है। हाइपरबोल आप सभी को पता होगा कि बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना। तो लिटोट्स उसी चीज़ का एक रिस्ट्रेंड इफेक्ट है कि उसको थोड़ा सा सटल वे में बात बताने की, कम शब्दों में बताने की कोशिश करता है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। इट इज नॉट ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल, ये ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट इज यूज्ड विद लैकोनिक इंटेंशंस। लैकोनिक का मतलब होता है कि कम शब्दों में अपनी बात को बोलना, एक रिस्ट्रेन्ड इफेक्ट में अपनी बात को बोलना, तो ये वाला भी ऑप्शन सही बैठेगा। इट इज यूज्ड विद आयरॉनिक इंटेंशंस। आपको ये आयरॉनिक नहीं लग रहा है कि मैं सीधा ये बोल के कि आई एम डूइंग गुड, आई एम गोइंग टू से नॉट बैड, तो ये अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है एंड आयरॉनिक ये हो जाएगा। तो दिस वन स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज यूज्ड इन ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल भी ये ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो सटल है, कोई भी चीज़ जो रेस्ट्रेंड है, रोकी गई है, वो कभी भी ड्रामा में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। तो ए, सी एंड डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस इज क्लियर। January 2025 में you have been asked this question where you have to identify a literary device through this particular line. The line "Thou still unravished bride of quietness" presents which of the rhetorical figures? आप इस लाइन को पढ़ते ही तुरंत आइडेंटिफाई कर गए होंगे कि ये लाइन बिलोंग करती है जॉन कीट्स को, एंड इनकी फेमस ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न वाला जो ओड है उससे ये लाइन आती है। नाउ योर करेक्ट आंसर है अपोस्ट्रॉफ। अपोस्ट्रॉफ एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है where you see a speaker who is directly addressing either an absent person और an abstract idea या फिर कोई एक inanimate object को। वो इन तीनों को कुछ इस तरीके से एड्रेस कर रहा होता है मानो ये एक्चुअली वहाँ पर बैठकर इसको सुन रहे हो, एंड दे आर केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेशियन अर्न को किस तरीके से जॉन कीट्स एक इंसान के तरीके से बात कर रहे हैं।
वॉल्ट विटमैन का एक बड़ा ही फेमस पोइट्री है ओ कैप्टन माय कैप्टन, जहां पर वो एक एब्सेंट पर्सन अब्राहम लिंकन को एड्रेस कर रहे होते हैं। देन वी हैव अनदर एग्जांपल जहां पर हमारे शैली हैं वो वेस्ट विंड को एड्रेस कर रहे होते हैं। हमारे डन का एग्जांपल है जहां पर वो डेथ को एड्रेस कर रहे होते हैं, डेथ बी नॉट प्राउड, एज इफ ये सब एक रियल मतलब ह्यूमंस है। तो वेयर यू हैव अ स्पीकर एंड आपकी ये 3 कंडीशंस होती है, वेयर यू हैव एन एब्सेंट लिसनर, एन आइडिया और एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एंड आप उनसे इंसान के तरीके से बात कर रहे होते हो, उनको एड्रेस कर रहे होते हो, इसे हम अपॉस्ट्रोफ कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सितंबर 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहां पर आपको लिटरेरी डिवाइसेस मैच करने हैं विद देयर रिस्पेक्टिव करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेट अस डू दिस। द मोमेंट ऑफ प्रोटैगनिस्ट्स रिकॉग्निशन इन अ नरेटिव, इसका करेक्ट आंसर है एनेग्नोरेसिस। नाउ आपने कभी ना कभी एकता कपूर के सीरियल्स या फिर देखे होंगे या मम्मी को देखते हुए देखा होगा, जहाँ पर आपकी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट होता है, चाहे वो हीरो होता है या फिर कोई बहू या हीरोइन होती है, उसके सामने एक क्रिटिकल डिस्कवरी आ जाती है जिससे उसको एक बहुत बड़ा सच पता लग जाता है। यूजुअली हिंदी सीरियल्स में कि अरे ये मेरा तो इलीगल बेटा है, या फिर मैंने जिस पति को अपना पति माना वो तो मेरा पति था ही नहीं, समथिंग लाइक दैट। आपका जो मेन हीरो हीरोइन होता है उसके सामने एक बहुत बड़ा सच सामने आ जाता है। लिटरेचर का बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा आपके ओडिपस रेक्स की कहानी, जहाँ पर ओडिपस को पता लगता है कि ही किल्ड हिज ओन फादर एंड ही मैरिड हिज ओन मदर। तो ये उसके लिए प्रोटैगनिस्ट का एक बहुत बड़ा रेवलेशन होता है, डिस्कवरी होती है। वो दिखाते हैं ना सीरियल में कि बिल्कुल शीशे टूट गए एंड सब क्या 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 करके देख रहे हैं। तो एनेग्नोरेसिस वही वाला लिटरेरी डिवाइस है। दूसरा, the decisive turn in a tragedy by which the plot is resolved, इसका आंसर है catastrophe। Now लिटरल मीनिंग पे मत जाना कि कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है कि अरे सब कुछ डिस्ट्रक्शन में चला गया। ये आपकी ट्रेजेडी का एक वो मोमेंट होता है जहाँ पर आपका जो प्रोटैगनिस्ट होता है, हीरो या हीरोइन होता है, या तो वो मर जाते हैं या तो उनका प्रॉपर डाउनफॉल हो जाता है, जो कि आपकी प्लॉट की जो कहानी या कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है उसको रिजॉल्व कर देता है। मतलब कोई कहानी आपकी रिजॉल्व या सोल्यूशन नहीं मिल गया, जो कॉन्फ्लिक्ट इतनी देर से चला आ रहा है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पता लग जाता है कि चलो भैया ये हीरो मर गया या फिर इसका डाउनफॉल आ गया, तो इसे हम कैटास्ट्रॉफ बोलते हैं। तीसरा, द इन्वर्जन ऑफ एन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड सीक्वेंस, ये है कायस्मस। आपने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग क्लास में पैलिंड्रोम नंबर्स पढ़ा होगा, जो उल्टे कर दो तो भी वैसे दिखाई देते हैं एंड सीधे भी वैसे दिखाई देते हैं। तो ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जिनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ए बी चल रहा होता है एंड दूसरा आपका पलट जाता है बी ए हो जाता है। जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत ही फेमस लाइन है, आस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट आस्क वॉट यू कैन डू फॉर द कंट्री। तो जो पहला आपने सेंटेंस बोला उसी को ही उल्टा करके बोल दिया, इन्वर्ट कर दिया, इसे हम लोग कायस्मस बोलते हैं। चौथा, the figure of speech by which something distasteful is described as less repugnant terms, मतलब कि कोई बड़ी ही अनप्लेजेंट घटना है, कोई बहुत ही अनप्लेजेंट चीज़ आपको बोलनी है, तो उसको अनप्लेजेंट तरीके से ना बोल के आप थोड़ा सा सटल वे में बोलने की कोशिश करते हो, इसे हम लोग यूफेमिज्म बोलते हैं। माने कि मेरे चाचा जी मर गए, तो इसको इतना, ये तो अनप्लेजेंट साउंड कर रहा है ना, वी से माई अंकल passed away, then यूजुअली लोग जब उनको वॉशरूम जाना होता है कि ये नहीं बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू यूरिनेट, वो बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू यूज़ द रेस्ट रूम। तो आपने एक अनप्लेजेंट बात को थोड़ा सा सटल वे में बता के आपने शो किया, इसे हम लोग यूफेमिज्म बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। सितंबर 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहां पर आपको लिटरेरी डिवाइसेस मैच करने हैं पोएटिक लाइन से। नाउ दिस माइट बी डिफिकल्ट, पर अगर आपको इन लिटरेरी डिवाइस की अच्छी जानकारी है तो आप तुरंत इनको निकाल ले जाओगे। मेटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच, जहां पर आप किसी आइडिया को रेफर करते हो जो कि मेन आइडिया से एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड वर्ड अगर आप याद कर लेंगे मेटोनमी के केस में, आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे।
आई इंजॉय रीडिंग शेक्सपियर। अब क्या मैं रोज शेक्सपियर को पढ़ती हूँ? क्या मैं रोज शेक्सपियर को पढ़ना एंजॉय करती हूँ? नो, आई माइट बी रीडिंग हिज हैमलेट, आई माइट बी रीडिंग हिज मैकबेथ एंड मेनी अदर वर्क्स। तो उनको अलग अलग तरीके से ना बोल के, शेक्सपियर क्योंकि उनसे एसोसिएटेड है तो मैंने ये बोल दिया कि आई एंजॉय रीडिंग शेक्सपियर, एसोसिएटेड आइडिया, मेटोनमी। दूसरा है पैराडॉक्स, वेरी इजी। जब भी आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को एक दूसरे के आसपास लगा देते हो उसे हम लोग पैराडॉक्स बोलते हैं। टेल मी नॉट स्वीट आई एम अनकाइंड, यहाँ पे ये दो चीजें अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो पैराडॉक्स विल बी द करेक्ट आंसर। पर्सोनिफिकेशन, लिटरेरी डिवाइस जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहां पर एक नॉन ह्यूमन एंटिटी को हम लोग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट कर देते हैं। बिजी, ओल्ड, फूल, अनरूली सन। भाई सूरज को हम लोग ने बिजी बोल दिया, फूल बोल दिया, हम लोग ने अनरूली बोल दिया, तो ये तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन के होते हैं जो हम लोग ने नॉन ह्यूमन एंटिटी सन को दे दिए। पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर, द इजीएस्ट ऑफ द लिटरेरी डिवाइस, जहां पर आप दो अनलाइक आइडियाज को कंपेयर करते हो उसे हम मेटाफर बोलते हैं। द रिवर स्नेक्स इट्स वे थ्रू द माउंटेन्स। अब रिवर एक बिल्कुल अलग एंटिटी है एंड स्नेक एक बिल्कुल अलग एंटिटी है, लेकिन हम इन दोनों को इस तरीके से बता रहे हैं कि रिवर मानो एक सांप की तरह स्लिदर करते हुए आपके माउंटेन से होकर आती है, तो ये हो जाएगा आपका मेटाफर। अब देखो दो चीज़ों का जो कंपैरिजन है वो लाइक और एज आपको जहां पर दिख जाए तो उसको आप लोग सिमिली बोल देंगे, एंड क्योंकि यहाँ पर लाइक और एज नहीं है तो ये आपका हो जाएगा मेटाफर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर सेकंड, एंड आई होप दिस इज क्लियर। सितंबर 2024 में आपसे एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि जब भी बच्चे अपने एग्जाम सेंटर पर बैठे होते हैं ऐसे मल्टीपल सिलेक्शन एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं तो वो डर जाते हैं, पर यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। लेट मी हेल्प यू आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सिनेडोची? आपको स्टेटमेंट्स देखने से पहले ही जो सब्जेक्ट है, आपसे जिस चीज़ के बारे में बात की गई है उसको दिमाग में अपने जल्दी से ब्रशअप कर लो। सिनेडोची एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है वेयर अ पार्ट रेफर्स टू होल और योर होल रेफर्स टू अ पार्ट। अगर मैं नई कार खरीद कर रहा हूँ और मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूँ आई गॉट अ पेयर ऑफ न्यू व्हील्स। अब व्हील सिर्फ पार्ट है हमारी एक बड़ी सी कार के, मतलब उसका पार्ट है, उससे एसोसिएटेड है। तो व्हेन आई से दिस लाइन आई गॉट अ पेयर ऑफ न्यू व्हील्स, इट ऑटोमेटिकली इज डिनोटिंग टू मी बाइंग अ कार। मैं सिर्फ पहिया नहीं खरीद के आऊँगी, तो इसे हम सिनेडोची बोलते हैं। अब हम लोग इसमें से देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच पार्ट रेफर्स टू द होल, एक तो पॉइंट हमें मिल गया। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर दैट ऑफ द थिंग इट मेंट। ये वाला जो आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है वो मिटोनमी की तरफ आपको एसोसिएट कर रहा है। जहाँ पे भी आप एसोसिएशन, कनेक्शन एंड सब्सटीट्यूशन के बारे में बात करते हो उसे हम मिटोनमी कहते हैं कि द पार्लियामेंट इशूड अ स्टेटमेंट। तो रैदर दैन द पर्सन का नाम लेने के बजाय कि इस पर्सन ने इशू किया स्टेटमेंट, क्योंकि वो पार्लियामेंट से एसोसिएटेड था तो मैंने पार्लियामेंट का ही नाम ले लिया क्योंकि वो पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है, इसे हम मिटोनमी बोलते हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, तो मेटाफर के लिए बोल रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द होल रेफर्स टू अ पार्ट, वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो सीधा सीधा आंसर बी एंड ई आपके सही ऑप्शंस बन जाएंगे, एंड आई होप दिस इज क्लियर। दिसंबर 2023 में आपसे एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पर आपको लिटरेरी डिवाइसेस मैच करने हैं विद देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशंस। सो लेट अस डू दिस। हाइपरबोल एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जहां पर आप एक नॉर्मल बात को ज़बरदस्ती एग्जैजरेट करके ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोलने की कोशिश करते हो। एंड इंटेंशनल एग्जैजरेशन फॉर एम्फेसिस और कॉमिक इफेक्ट। हम लोग जब डांट खाते हैं तो मम्मी पापा कैसे बोलते हैं कि 1000 बार बताया है ये काम ना करना। अब क्या लिटरली उन्होंने ये हम लोग को 1000 बार बताया है? नहीं, उस बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, एंड रिश्तेदार भी ये काम करते हैं। मिटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पर आप
एक्चुअली एक आइडिया को रेफर करते हो नॉट बाय द एक्चुअल नेम बट बाय द आइडिया associated or connected with it, referring to something by the name of something else that is क्लोजली एसोसिएटेड विद इट। अब हम लोग अगर बोलते हैं कि द पार्लियामेंट इशूड द स्टेटमेंट, तो क्या भाई पार्लियामेंट ने ही वो स्टेटमेंट इशू किया है? नहीं, किसी ऑफिशियल अथॉरिटी ने किया होगा, लेकिन क्योंकि वो पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है तो हम लोग बोल देंगे कि पार्लियामेंट ने ही ये स्टेटमेंट इशू किया है। सिनेडोची, अब बच्चे ना मेटोनिमी और सिनेडोची में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। सिनेडोची इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल। कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक कमरे में कोई मुझसे पूछे, मम्मी बोलती है ना कि जाओ देख के आओगे कितने लोग आए हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कमरे में 20 पीपल आर सिटिंग, आई विल से देर आर 20 हेड्स। हेड्स मतलब कि उनके जो खोपड़ी होती है उसको मैं बोल दूं कि 20 हेड्स आर सिटिंग इन द रूम। तो मैंने पार्ट को बोला इंस्टेड ऑफ सेइंग द होल कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सिनेडोची। इसका एक और एग्जाम्पल होता है कि आई हैव गॉट न्यू व्हील्स। अब मैं व्हील सिर्फ पहिए तो नहीं खरीद के आई हूँ, मैं एक पूरी कार खरीद के आई हूँ, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग द होल आई से पार्ट, जो कि अपने आप ही समझ में आ जाता है कि कार ही लेके आए होगे, सिर्फ पहिए तो घर में नहीं लेके आए होगे। पेरीफ्रेजेस एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जहां पर आप बात को बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के इनडायरेक्ट मैनर में बोलते हो। इट इज़ बोथ यूज्ड इन योर स्पीच एज वेल एज योर राइटिंग। आप लोग ने अवार्ड फंक्शंस में देखा होगा कि जैसे अमिताभ बच्चन को अगर किसी को बुलाना है तो बोलेंगे कि भाई खलनायक आने वाले हैं, 100 पिक्चरों को हिट देने वाले, द एंग्री यंग मैन। एक्चुअल में उनको अमिताभ बच्चन कह के नहीं बुलाएंगे, लेकिन बात को कैसे राउंड अबाउट घुमा घुमा के बोल रहे हैं ये, इसे हम लोग बोलते हैं पेरीफ्रेजेस। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। दिसंबर 2023 में यू हैव बीन आस्क्ड अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहां पर आपको टर्म्स को मैच करना है उनकी रिस्पेक्टेड डेफिनेशन से। नाउ अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है कि आपको नोन टर्म्स 2 दिखाई दे रहे हो एंड जो बाकी टर्म्स हैं वो आपको बिल्कुल अननोन दिखाई दे रहे हो एंड यू डू नॉट नो कि इनका मीनिंग क्या है। ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी सबसे पहले तो परेशान नहीं होना है एंड यू हैव टू गो बाय दोज ऑप्शंस जो आपके नोन हैं, क्योंकि ये जो मैच द फॉलोइंग के जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना, वो इस तरीके से सेट होते हैं कि आपने अगर 1 या 2 नोन ऑप्शंस को क्लिक कर लिया तो अननोन वाले ऑप्शंस आपको आते हैं या नहीं आते हैं उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा एंड आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। एम्बिवेलेंस हमारा सबसे पहला टर्म है जिसका मतलब होता है अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी में बहुत ज़्यादा फेमस है। इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय होमी के भाभा, जहाँ पर ये एक ऐसी स्टेट को बताते हैं विच इज़ अ कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट। यू वांट टू डू दिस ऑल्सो एंड यू आर ऑल्सो इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दिस स्टेट। आपको अट्रैक्शन भी फील हो रहा है एंड यू आर फीलिंग रिपल्सिव ऑल्सो। तो ये एक ऐसी स्टेट होती है जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट होती है। नेक्स्ट वी हैव मैजिक रियलिज्म। ये एक ऐसा टर्म है जो हमारे लिटरेरी जॉनरा में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, विच इज़ the inclusion of fantastic and mythical elements into seemingly realistic fiction। अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी हो, अच्छा रिसेंटली आई वॉच्ड ऑन नेटफ्लिक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल सीरीज जिसका नाम है लॉक एंड की। आप लोग कभी चाहो तो उसको ज़रूर से देखिएगा। इट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैजिक रियलिज्म, जहाँ पर आपके मैजिकल, इमेजिनेटिव एंड फैंसीफुल एलिमेंट्स अलॉन्ग विथ माइथोलॉजी को ऐसे रियलिज्म के तौर पर दिखाया जाता है कि माय गॉड ये सारी चीज़ें आपकी रियलिस्टिक लाइफस्टाइल या हमारे रोज़मर्रा के जीवन का ही पार्ट हैं। तो इसको हम लोग मैजिक रियलिज्म बोलते हैं। देन एब्रोगेशन एक ऐसा टर्म है जो कि आपको रिजेक्शन ऑफ नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ करेक्ट एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश। अब देखो, हम सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे एंड दे स्टार्टेड इम्पोजिंग देयर वे ऑफ pronouncing English and their way of using this particular language on the Indians। तो आप जब इस नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट को कि भैया ये बताते हैं कि यही चीज़ सुपीरियर है, ऐसे ही शब्द को प्रोनाउंस करना चाहिए, दिस इज द करेक्ट वोकैबुलरी, उसको अगर आप रिजेक्ट कर देते हो, दैट पर्टिकुलर टर्म विल बी नोन एज एब्रोगेशन। देन
मिसेजिनेशन आपका एक ऐसा टर्म है जो मुझे भी नहीं पता था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैरिज और कोहैबिटेशन बाय पर्सन्स ऑफ डिफरेंट रेस, तो ये इन्होंने क्या समझ के दिया है, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, मुझे भी ये नहीं पता है। आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाता है। एंड इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हो जिनके आपको मतलब नहीं पता हो, लेकिन जो आते हुए वाले स्टेटमेंट्स होंगे ना, उनके बेसिस पे आप ये आंसर करेक्ट क्लिक कर ले जाओगे। January 2017 में you have been asked the easiest question from literary devices. Full fathom 5 thy father lies is an example of. So this line is an example of alliteration. Alliteration एक ऐसा figure of speech होता है where you see continuous or consecutive use of consonant sounds one after the another. You are able to see full, fathom, 5, फादर। तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग एक जैसी नहीं दिखाई देगी, बट यू आर एबल टू सी द रिपीटिशन ऑफ द फोनीम एफ, जिसकी वजह से एलिट्रेशन बन जाएगा। आइए हम लोग बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। वी हैव एजोनेंस, जो कि एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जहाँ पर आपकी वॉवल साउंड्स रिपीट होती हैं। ए ई आई ओ यू जितनी भी आपकी 20 वॉवल साउंड्स हैं वो आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगी। देन वी हैव योर अपोस्ट्रोफ, एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस वेयर वी हैव अ स्पीकर हु इज ट्राइंग टू एड्रेस absent person, an absent idea, an abstract idea or any inanimate object। इन तीनों को ही ये समझते हैं एज एफ कि ये लिसनर है, ये वहाँ पे प्रेजेंट है एंड दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और अ पर्सन इज एपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है क्योंकि वो एब्सेंट होता है। ठीक है। इंजैम्पमेंट आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो वर्स में, पोइट्री में यूज़ किया जाता है, वेयर यू सी द कंटिन्यूएशन ऑफ वन लाइन अप टिल द अनदर लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन और अ स्टॉप। इसे हम इंजैम्पमेंट बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। December 2015 में you have been asked this question which says a poet once referred to an old man as a tattered coat upon a stick. You all literature students are aware of this famous lines which was quoted by W.B. Yeats. Now यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि एक बूढ़े व्यक्ति को कंपेयर किया जा रहा है एक फटे कोट से जो कि एक डंडी पर लटका हुआ है। अच्छा, थ्रू दिस क्वेश्चन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज really young, in maybe in my adolescent time, my relatives, whenever they used to meet me, because I had a very lean body, so whenever they used to meet me, बहुत ही you know relatives कितना गलत बोलते हैं किसी इंसान को, तो they used to tell me कि अरे ये तो माचिस की तीली लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हैंगर पे कपड़े टंगे हुए हैं। These were the mean statements they used to pass। तो यहाँ पर पर्सन ए को एक बी थिंग से कंपेयर किया गया है कि तुम माचिस की तीली लग रही हो, तुम हैंगर में लग रहा है कपड़े टंगे हुए हैं। सेम गोज फॉर हेयर कि एक बूढ़े व्यक्ति को, बूढ़ा व्यक्ति कैसा होता है, उसकी बॉडी डीके कर चुकी होती है, लीन हो गई होती है, तो एक फटे पुराने कोट जो एक डंडी पर लटका हुआ है उससे कंपेयर किया है। व्हेनेवर यू कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स, आपका एक माचिस की तीली और इंसान के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, सो दिस इज एन अनलाइक कंपैरिजन, उसे हम लोग मेटाफर बोलते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। मेटाफर में आप जब भी दो अनलाइक चीज़ों का कंपैरिजन देखेंगे तुरंत उसको मेटाफर क्लिक कर देंगे। December 2013 में you have been asked a very easy question that says the phrase leaves dancing is an example of what? Now this is an example of pathetic fallacy। ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जहाँ पर ह्यूमंस के इमोशंस, ह्यूमंस की फीलिंग्स एंड ह्यूमंस के एक्शंस आर ऑल एट्रीब्यूटेड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और नॉन ह्यूमन एंटिटीज in nature। Now why am I putting emphasis on nature? Because अगर आपके सामने यही चीज़ का एग्जाम्पल दे दिया जाए एंड यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन भी ऑप्शन ऐड कर दिया जाए तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन में भी यही चीज़ होती है वेयर
inanimate objects have been given the attributes of humans, तो आप क्या करेंगे? तो पर्सोनिफिकेशन का ही एक सब टाइप होता है पैथेटिक फैलेसी, जो सिर्फ और सिर्फ नेचर की ही चीज़ों को एट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे जैसे पत्तियाँ डांस कर रही हैं, वी कुड से फ्लावर्स आर विस्परिंग, वी कुड से द स्टॉर्म इज एंग्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेचर की ही इन एनिमेट या नॉन ह्यूमन चीज़ों को ह्यूमन एंटिटीज़ बना रहे हैं, उनके एट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। लेकिन पर्सोनिफिकेशन के केस में आप नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स नॉट ओनली इन नेचर, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हो। आई कैन से द अलार्म स्क्रीम्ड एट मी एट 5 AM। मैं ये बोल सकती हूँ द कार रिफ्यूज्ड टू स्टार्ट। अब कार कैसे मना कर सकती है स्टार्ट करने से, लेकिन हम लोग ने ह्यूमन के ये एट्रीब्यूट्स कार को दे दिए, जो कि एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है एंड कार का नेचर से भी कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है आप लोग को याद रखना है। पर्सोनिफिकेशन इज अ ब्रॉडर टर्म, वेयर इज पैथेटिक फैलेसी सिर्फ और सिर्फ नेचर के ही ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है। आई होप दिस इज क्लियर। अक्टूबर 2022 में आपसे एक रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मैजिक रियलिज्म एक ऐसा जॉनरा है जो कि मैजिकल एलिमेंट्स और आपके रियलिज्म को एकदम ऐसे अमेलगमेट करके दिखाता है मानो कि रियलिटी में भी आप मैजिकल एलिमेंट्स को कुछ अलग इमेजिनेटिव एंड फैंसीफुल ना मान के अपने जीवन का ही पार्ट मानते हो। तो आपको कुछ वर्क दिए हैं एंड यू जस्ट हैव टू टेल कि इसमें से कौन सा वो वर्क है जो मैजिक रियलिज्म के जॉनरा के अंदर फॉल करता है। सो 100 Years of Solitude बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्लासिक वर्क माना जाता है मैजिक रियलिज्म का। देन वी हैव वेरी फेमस सलमान रश्दी का मिडनाइट्स चिल्ड्रन। यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस स्टोरी कि इसमें कैसे मैजिकल एलिमेंट्स एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को रियलिज्म के साथ ब्लेंड कर दिया गया है। एंड देन वी हैव अगेन सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, जिसमें बहुत ही आसानी से आपकी रोजमर्रा के जीवन में ऐड करते हुए दिखाए गए हैं, बिलवड बाय टोनी मॉरिसन। तो ये बड़ा ही इजी आपका आंसर मिल जाता है बी, सी एंड डी। याद रखिएगा कि आपसे जॉनरा बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि बताओ गोथिक जॉनरा के अंदर कौन कौन से वर्क्स आते हैं, देन पिकारेस्क्यू कौन से हो गए, आपके पास्टरल एलिजी कौन कौन से हो गए, सेम गोज फॉर मैजिक रियलिज्म। तो जॉनरा बेस्ड क्वेश्चंस इस तरीके से फॉर्म होते हैं। अक्टूबर 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है where you can see the match the following list of certain lines and you have to match them with their respective literary device. Come, let's do it. Willing to wound and yet afraid to strike. अपने आप में ही सुनने में ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है कि पहले में ये घात तो करना चाहता है, मारना चाहता है, लेकिन इसको डर लग रहा है स्ट्राइक करने से। तो when two opposite ideas are placed together, उसे हम लोग बोलते हैं एंटीथीसिस। दूसरा है, इट इज ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। जेन ऑस्टिन की बड़ी ही फेमस लाइन है ये, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन बोलती है कि ये जो फैक्ट है वो यूनिवर्सली एक्नॉलेज किया गया है कि एक अमीर बंदा, एक अमीर आदमी, रिच मैन जो अमीर हो चुका है, इज लुकिंग फॉर अ वाइफ, जबकि आपकी सोसाइटी में होता उल्टा है कि द फैमिली इज लुकिंग फॉर अ रिच बंदा फॉर द लेडी, अपनी बेटी के लिए। तो ये आपकी सोसाइटी की हिपोक्रेसी एंड आयरनी को शो करता है, तो ये स्टेटमेंट आयरनी हो जाएगा। Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time. ये एग्जाम्पल है आपके एजोनेंस का एक लिटरेरी डिवाइस जहाँ पर कॉन्जिक्यूटिवली वॉवल साउंड्स को यूज़ किया जाता है। यू कैन सी द आई साउंड स्टिल अनराविश्ड ब्राइट क्वाइटनेस, यू कैन सी द ओ साउंड रिपीटिंग ऑफ फॉस्टर दाउ, ठीक है, स्लो। तो जब आपकी वॉवल साउंड्स कॉन्जिक्यूटिवली रिपीट होती हैं उसे हम लोग एजोनेंस बोलते हैं। अच्छा, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो अपॉस्ट्रोफ का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनेगा, जहाँ पर एक स्पीकर किसी एक आइडिया, पर्सन या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर रहा होता है, तो ये भी याद रखना। देन फोर्थ, एंड आइस मास्ट हाई कम फ्लोटिंग बाय एज ग्रीन एज एमरल्ड। इसको तो कोई बच्चा भी निकाल लेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। जब आपको एक
अनलाइक कंपैरिजन देखने को मिले विद द वर्ड्स लाइक एंड एज, उसे हम लोग सिमिली बोलते हैं. तो करेक्ट आंसर इज 2. आई होप दिस इज क्लियर. July 2016 में you have been asked a very easy question when Fidessa says, "Oh, but I fear the fickle freaks of fortune falls and odds of arms in field." Now this is one of the lines of Fairy Queen by Edmund Spencer. This is a fine example of what? This is an example of alliteration, a literary figure जहाँ पर आपकी consonant sounds consecutively repeat होती हैं. We all are aware कि English में we have 24 consonant sounds and 20 vowel sounds. तो जब भी आप consonant sounds के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे alliteration कहते हैं. जब भी आप vowel sounds के repetition के बारे में बात करते हैं तो उसे हम assonance बोलते हैं. In this case we are able to see the repetition of the phoneme F, तो इसे हम consonant sound बोलेंगे and hence alliteration becomes your answer. November 2017 में you have been asked a very easy question जिसे आप तुरंत बना लेंगे. The terms of the contract are not disagreeable to me. ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपसे पूछता है कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है. तो ये एग्जाम्पल है लिटोट्स का. लिटोट्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन आपको देने की कोशिश करता है बाय निगेटिंग द ऑपोजिट सेंटेंस या ऑपोजिट वर्ड. अब अगर मैं बोलूं कि ही इज़ अ फूल, तो इस स्टेटमेंट से पता चलेगा कि चलो यहाँ पर किसी एक ऐसे पर्सन की बात हो रही है हु इज़ नॉट दैट शार्प. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ नो फूल, तो अपने आप ही ये नेगेटिव एंड नेगेटिव वर्ड मिलके हो जाएंगे पॉजिटिव. ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका लिटोट्स. मतलब कि आप एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन दे रहे हो बाय निगेटिंग द ऑपोजिट. मैं यहाँ पर बोलूँ कि अनकाइंड, ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस है. ही इज़ अनकाइंड मतलब कि वो एक दयालु इंसान नहीं है. लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को निगेट कर दूँ, अनकाइंड इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिव वर्ड, लेकिन अगर मैंने लिख दिया नॉट अनकाइंड, तो अपने आप ही ये पॉजिटिव बन जाता है, विच इज़ योर लिटोट्स. आई होप दिस इज क्लियर. दिसंबर 2012 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पैथेटिक फैलेसी इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू का मतलब कि आपको फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से ढूंढना है एंड वो आपका आंसर बन जाएगा. नाउ बिफोर गोइंग टू द ऑप्शन, आपको पैथेटिक फैलेसी को अपने माइंड में एक बार जल्दी से ब्रश अप कर लेना है ताकि आपको आसानी हो इन ऑप्शंस को ढूंढने में. पैथेटिक फैलेसी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो कि नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को दैट आर प्रेजेंट इन नेचर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देने का काम करता है. तो जैसे कि मैं बोलूँ कि लीव्स आर डांसिंग, तो पत्तियाँ नेचर का पार्ट हैं, वो डांस कर रही हैं. ऑफ कोर्स डांसिंग इज़ एन एट्रीब्यूट जो ह्यूमन को दिया हुआ है, लेकिन मैं अगर पत्ती को दे देती हूँ तो वो पैथेटिक फैलेसी का एग्जाम्पल हो जाएगा. दिस टर्म अप्लाइज टू डिस्क्रिप्शंस दैट आर नॉट ट्रू बट इमेजिनरी एंड फैंसीफुल. अगेन एज आई सेड कि लीव्स आर डांसिंग, क्या पत्तियाँ एक्चुअल में डांस करती हैं? बट ऐसा है तो नहीं, लेकिन आप जब पत्तियों की सरसराहट देखेंगे, हवा में उनको उड़ते हुए देखेंगे, तो इन अ वन वे यू कैन से ह्यूमन एट्रीब्यूशन कि वो डांस कर रही हैं. बट इज दिस नॉट इमेजिनरी, इज दिस नॉट फैंसीफुल? येस इट इज़. तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा. Pathetic fallacy is generally understood as a human traits being applied or attribute to non-human things in nature. ये nature वाला ऑप्शन ज़रूर याद रखना, अदरवाइज आप pathetic fallacy और personification के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. In its first use, the term was used with disapproval because nature cannot be equated with the human in respect of emotions and responses. ये बात बिल्कुल ट्रू है. दिस इज़ अ फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट कि जब ये स्टेटमेंट एक्चुअली में आया था, यूज़ किया था बहुत सारे राइटर्स ने, तो दिस वॉज सीन इन अ वेरी क्रिटिकल लाइट कि आप कैसे नेचर को ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स दे सकते हो, बिकॉज नेचर इज ऑफ कोर्स अ रिस्पेक्टेड एंटिटी. तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 4, द टर्म वॉज ओरिजिनली यूज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप इन हिज pastorals. अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है बिकॉज पैथेटिक फैलेसी वॉज अ लिटरेरी डिवाइस दैट वॉज ओरिजिनेटेड बाय जॉन रस्किन इन वन ऑफ हिज वर्क्स. तो ये आपको याद रखना है कि अलेक्जेंडर पोप वॉज नॉट द ओरिजिनेटर, जॉन रस्किन वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ पैथेटिक फैलेसी.
दिसंबर 2018 में आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है. आई रियली फाउंड दिस क्रिएटिव लाइन वेरी नाइस. आइए हम लोग इसको देखते हैं. व्हाट इज पेक्यूलियर अबाउट द रेफरेंस इन द फॉलोइंग टू सम पोएट्स नेम इन प्लूरल. अब पोएट का जो नेम होता है इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. उसको हम प्लूरल में कैसे बोल सकते हैं? आइए देखें. इट इज़ अ फ्रीजिंग ब्लीक डे इन जनवरी एंड आई एम लुकिंग फॉर पोएट्री. कोई इंसान है जो बता रहा है कि भैया ठंड हो रही है जनवरी में एंड आई एम लुकिंग फॉर सम पोएट्री. आई सी अ फ्यू चॉसर्स, a few Shakespeare's and a hardcover $3 history of modern poetry published in 1987. तो इसमें क्या आपको पता लगता है? आपका आंसर, योर करेक्ट आंसर इज सिनेडोचिक यूज नेम्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव वर्क. भाई मैंने चौसर्स देखे, मैंने शेक्सपियर्स देखे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना कि आपने बहुत सारे चौसर देख लिए, शेक्सपियर देख लिए. सिनेडोची एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है वेयर अ पार्ट रेफर्स टू योर होल और होल रेफर्स टू योर पार्ट. तो इन्होंने चौसर के कई सारे वर्क्स की किताबें वहाँ पे पढ़ी हुई देखी होंगी. तो एक ही साथ बोलने का जो तरीका होता है वेयर द पार्ट इज रेफरिंग टू द होल, कि मैंने कई सारे चौसर देख लिए, कई सारे शेक्सपियर की जो किताबें पढ़ी थी मैंने कई सारे शेक्सपियर्स देख लिए. तो दिस विल बिकम योर करेक्ट आंसर. सो आई होप यू लव्ड ऑल दीज क्वेश्चंस एंड इनको प्रैक्टिस करके आपको एक आइडिया लग पाया कि कितने सारे लिटरेरी डिवाइसेस मोस्ट रिपीटेड हैं एंड कितने अनएक्सपेक्टेड हैं जिनको आप जाकर प्रिपेयर कर सकते हो. इफ एट ऑल यू लव्ड माई स्टाइल ऑफ टीचिंग तो आप मेरे इन पेड कोर्सेज को ज़रूर से चेकआउट करिए. आई एम डेड श्योर यू आर गोइंग टू लव दीज कोर्सेज बिकॉज बहुत ही डिटेल्ड एंड बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने इन कोर्सेज को कंप्लीट किया है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस बिफोर योर एग्जाम्स जो आपको इवेल्युएट करने में हेल्प करे, दैट ऑन विच स्टैंडिंग यू आर स्टैंडिंग, कौन से सेक्शंस आपको अच्छे आते हैं, कौन से सेक्शन में अभी भी काम करने की आपको नीड है, तो इन PYQ टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर से चेकआउट करिए. एंड अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए. यहाँ पर बच्चों को एवरी डे बेसिस पे बहुत सारे PYQ टेस्ट सीरीज़ मिलते रहते हैं जो उनकी प्रिपरेशन को बेटर बनाते हैं. आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर क्वेश्चन सीरीज. अप टिल देन बाय एंड टेक केयर.